नमस्कार। डीएलएड प्रथम वर्ष विषय हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता। और आज हम लोग हमारे जो स्वर टॉपिक जो हमारे चल रहा था उसी के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वर को दो भागों में, पहली बात स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं और जो व्यंजन वर्णों को उच्चारण करने में सहायता प्रदान करते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। अब इनका वर्गीकरण इनका दो प्रकार से होता है, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिन्हें उच्चारण करने में कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर जिन्हें उच्चारण करने में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में समय अधिक लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, ई, उ और री, ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। ठीक है। अब दीर्घ स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में समय अधिक लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे कि आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। ये सारे होते हैं दीर्घ स्वर, इन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि स्वरों का जो उच्चारण होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्वरों का उच्चारण दो रूप में होता है, निरअनुनासिक और अनुनासिक, दोनों की हम लोग बात करेंगे। स्वरों का उच्चारण, दो प्रकार से होता है। पहला है अनुनासिक, और दूसरा है अनुनासिक। निरअनुनासिक और अनुनासिक, इनका उच्चारण मुख से होता है। और इनका उच्चारण मुख तथा नासिका दोनों से होता है। ठीक है। इनका मुख तथा नासिका दोनों से होता है। ठीक है। अब इसके अंतर्गत अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये आते हैं। ठीक है। निरअनुनासिक में। और अनुनासिक में जैसे कि सब पे चंद्र बिंदु लग जाता है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। अब हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि किस प्रकार इनको अनुनासिक रूप में उच्चारित किया जाता है और किस प्रकार इनको निरानुनासिक रूप में उच्चारित किया जाता है। तो कुछ उदाहरणों की बात हम लोग करते हैं। जैसे अ है तो इससे बना सवार। दूसरा है आ, तो आ से बनता है बाट।
मतलब राह देखना। फिर है ई, तो इससे बना विधाता, ये ई। फिर है ई, इससे बनता है शब्द कहीं। फिर है ऊ, ऊ से बना उगली यानी उगला हुआ। फिर है ऊ, तो इससे बनता है शब्द पूछ। इसके बाद है ए, ए से बनता है बूढ़े। आई है, तो आई से शब्द बन रहा है हमारा है, जो कि एक वचन रूप में प्रयोग में लिया जा रहा है। इसके अलावा ओ, ओ से बनता है गोद। और लास्ट है औ, औ से बने। यहाँ पर किसी में बिंदी नहीं लगी हुई, देख लेंगे हम लोग कि बिंदी कहीं पर भी नहीं लगी हुई है। बिंदी है वो अनुनासिक शब्दों के अंतर्गत लगती है, उसके भी उदाहरण हम लोग देखेंगे। औ, औ से बना चौक। चौक यानी होता है मैदान या फिर आंगन, जो घर के आगे बना होता है चौक वो। सवार यानी कि जो घुड़सवार हो। बाट यानी कि राह। विधाता सब सभी परिचित है। कहीं यानी कि किसी के कहीं स्थान के बारे में बताया गया, कही गई बात के बारे में बताया गया। फिर है उगली, मतलब उगला हुआ। पूछ यानी कि यहाँ पर पूछना। फिर है बूढ़े, जो कि एक वृद्ध व्यक्ति के लिए है यानी एक वचन है। अगर है पे बिंदी लग जाती है तो वो अनुनासिक में चला जाता है और बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। अब हम देखेंगे अनुनासिक की उदाहरण, जैसे कि अ पर बिंदी लगने पे कैसा बन जाएगा, तो सवार। फिर है आ, तो बाट, ठीक है। फिर है ई, तो हो जाएगा बिंद। फिर है बड़ी ई, तो बन जाएगा कहीं। कहीं यहाँ पर कहीं का अर्थ होता है यहाँ पर स्थान संबंधी सूचना देना। फिर है ऊ, तो ऊ से बन रहा है, ये सारे बिंदी वाले हैं। ऊ से बनता है उगली, ठीक है, उंगली यानी कि हाथ की जो उंगली होती है। फिर है ऊ, तो इससे बन रहा है मूछ। फिर है ए, तो बूढ़े, मतलब कि यहाँ पर बूढ़े जो शब्द है वो बूंदे, बूंदे जो शब्द है वो बूंद के लिए प्रयुक्त हो रहा है। फिर है अब आई, आई का प्रयोग है वो उदाहरण है पर दो मात्रा और बिंदी, यानी यहाँ पर ये बहुवचन, वहां पर एक वचन था और यहाँ पर ये बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। वो थे बिना चंद्र बिंदु वाले शब्दों के अर्थ और उसके जो उदाहरण, और ये है चंद्र बिंदु वाले जिन्हें हम अनुनासिक के रूप में पढ़ते हैं। फिर है ओ, वहां पर ओ था, गोद था, अब यहाँ पर है गोंद, जो चिपकाने वाला ग्लू जिसे हम कहते हैं, ठीक है, बिंदी लग जाएगी। फिर है औ, औ का उदाहरण है चौक। चौक मतलब यहाँ पर है चौक पड़ना या आश्चर्यचकित हो जाना। इन बिंदियों के माध्यम से इनका प्रयोग अलग हो जाता है। तो ये उदाहरण है, हम इनको एक ही समझते हैं, लेकिन इनकी बिंदी लगने से मतलब कि जो अनुनासिक के रूप में इनका प्रयोग होता है तो इनके अर्थ में भी परिवर्तन होता है। वहाँ पे हमने सवार बोला था, यानी सवारना किसी चीज को, या घुड़सवार के बारे में मतलब यहाँ पर सवारना यानी कि होता है सुंदर बनाना। वहाँ पर सवार था घुड़सवार, यहाँ पर सवार है, सवार यानी कि यहाँ पर है सुंदर बनाना चीज को, ठीक है। तो ये थे सारे हमारे स्वरों का वर्गीकरण। हम बात कर लेते हैं अब हमारे व्यंजन वर्णों की बारे में। व्यंजन किसे कहते हैं, तो व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के उच्चारण में वायु रुकावट के साथ मुंह
मुंह के से बाहर आती है, बाहर आती है। ठीक है, उच्चारण, यह रुकावट कई प्रकार की होती है। अब इनके जो प्रकार है उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। परिभाषा देख लेते हैं। तो स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण, यानी इनका कोई स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है, ये स्वतंत्र रूप में उच्चारित नहीं होते, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? तो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अब इनके उच्चारण में वायु जो होती है वो रुकावट के साथ बाहर आती है, सीधे बाहर नहीं आती है, क्योंकि इन्हें सहायता से बोला जाता है। फिर है, यह रुकावट कई प्रकार की होती है, जिनको हम या तो व्यंजन के उदाहरण के रूप में हम लोग देखेंगे। अब आपका गृहकारी प्रश्न, स्वर किसे कहते हैं? इसके वर्गीकरण को बताते हुए उच्चारण संबंधी उदाहरणों को लिखें। ठीक है, अब आपको स्वर किसे कहते हैं परिभाषा के रूप में लेना है, इसके वर्गीकरण को बताना है कि किस प्रकार इसे दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, फिर इसके उच्चारण संबंधी जो उदाहरण हैं, जो कि मैंने आपको बताए हैं कि निरनुनासिक और अनुनासिक, इनके उदाहरण जो बताए हैं उनको भी आपको उत्तर के रूप में लिख कर लाना है। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर जाते हैं तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंस बनाए और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहे। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।